देखो बेटा, बीट फेनोमेना कहता क्या है। मान लो हमारे पास दो वेव हैं, जो दो वेव हैं, उन दोनों को रिप्रेजेंट कर दिया है यहाँ पे हम लोगों ने ना, दोनों वेव को रिप्रेजेंट कर दिया है। अब जो दूसरा वेव है और पहला वेव है, दोनों का फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट सेम है। फ्रीक्वेंसी सेम है मतलब क्या, टाइम पीरियड की बात करें बट वो ऑलमोस्ट है, बराबर नहीं है, थोड़ा सा कम ज्यादा है। तो उससे क्या होगा, उस बात को समझें कि अगर फ्रीक्वेंसी थोड़ा सा बड़ा ज्यादा हो जाए तो क्या होता है। देखो बेटा, ये है हमारे पास एक वेव, ये एक टाइम पीरियड है, ये इसका दूसरा टाइम पीरियड, ये तीसरा टाइम पीरियड। तो दूसरा वाला जो वेव था उसका टाइम पीरियड थोड़ा सा मान लो ज्यादा है, मतलब कम है, जल्दी वो अपने इनिशियल पोजीशन में पहुंचता है। तो ये यहां से यहां तक देखो आया है, मतलब ये इससे थोड़ा सा पहले हो गया, इसका टाइम पीरियड यहां तक आया। अब देखो इस टाइम पे ये और ये एक दूसरे को कैसे कर, दोनों कैसे हैं, ठीक है। उस बात को हम लोग अब समझना स्टार्ट करते हैं। तो देखो ये दोनों लगभग कैसे आ रहे हैं, इन दोनों को अगर आप सुपर इंपोज करके देखो, अगर मैं इसी वेव को सुपर इंपोज करने का ट्राई करूं, है ना, ट्राई कर रहा हूं सुपर इंपोज करने का इसके ऊपर से, तो ये वेव सुपर इंपोज, अगर चलो कोई दूसरा कलर ले लेते हैं, रेड से इसको दिखा रहा हूं, है ना, सुपर इंपोज करने का ट्राई कर रहा हूं और रेड से कर रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा और समझ में आए। ये रेड वाला कर्व है जिस, येलो को ही ऊपर रिप्रेजेंट किया है, येलो वालों को ही ऊपर ले जाकर रखा है मैंने। अच्छा, ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो। देखो बेटा, अगर ये पोर्शन की बात की जाए, अगर इस पोर्शन की बात की जाए और ये पोर्शन देखो, तो जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, मतलब यहाँ पर कैसा इंटरफेरेंस एक्ट हो रहा होगा, मतलब यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एक्ट हो रहा है, यहां पर भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, इधर भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। फिर देखो अब ये धीरे धीरे कंस्ट्रक्टिव की तरफ जा रहा है, यहां पर कंस्ट्रक्टिव हो गया, यहां पर फिर से कंस्ट्रक्टिव हो गया। मतलब क्या है इस बात का, इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब क्या है बेटा, कि जो हमारा एम्पलीट्यूड है वो इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। क्यों, सिर्फ कंस्ट्रक्टिव नहीं है, सिर्फ डिस्ट्रक्टिव नहीं है, बट एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है, ऐसा है। एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है। तो अगर इसको मैं यहां पर रिप्रेजेंट करने का ट्राई करूं, इसको मैं वहां से वापस रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता हूं, तो यहां पर क्या आ रहा, यहां से यहां तक देखो बेटा, पहले एम्पलीट्यूड इंक्रीज रहेगा, फिर वो एम्पलीट्यूड बहुत कम होता जाएगा, बहुत कम होता जाएगा, फिर यहां से एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर ये कहीं थोड़ी देर यहां तक इंक्रीज ही है, फिर ये आगे जाकर डिक्रीज होगा। और इसको हम लोग करें तो ये कुछ ऐसा होगा, यानी जो एम्पलीट्यूड है हमारा वो इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है। तो अगर मैं वेव को, इन दोनों का रिजल्टेंट को यहां पर प्लॉट करने की कोशिश करूं, इन दोनों के रिजल्टेंट को यहां पर प्लॉट करने की कोशिश करूं, तो इनका रिजल्टेंट कुछ ऐसा हो जाएगा बेटा। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, उसके बाद क्या होगा, एम्पलीट्यूड धीरे 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 कम होगा, एक जगह आ जाएगा, यहाँ पे दोनों सिमेट्री ही होगा, डायग्राम की गलती है ना, दोनों सिमेट्री ही होगा, इस बात का आप जब पेन पेंसिल से ड्रॉ करें तो अच्छे से ड्रॉ करें। मतलब ये एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, एम्पलीट्यूड इंक्रीज होगा, फिर एम्पलीट्यूड डिक्रीज होगा। तो इस फेनोमेना को बोलते हैं हम लोग बीट फेनोमेना। और ये जो टाइम पीरियड, मान लो यहां से यहां तक का जो हम लोग टाइम पीरियड ले रहे हैं, जब कंस्ट्रक्टिव से, एक कंस्ट्रक्टिव से दूसरा कंस्ट्रक्टिव जा रहा है, तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या, वो बीट का टाइम पीरियड, ठीक है। बीट फ्रीक्वेंसी, कितना फ्रीक्वेंसी जल्दी जल्दी इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, वो भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वो डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी के बराबर आएगा, हम लोग उसको भी कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बनाते हैं, ओके। तो बीट क्या होता है उस बात को लिखते हैं, लिखेंगे, व्हेन व्हेन टू साउंड सोर्स, व्हेन
to sound source, when two sound source having almost same frequency, having almost same frequency, almost same frequency, are sounded together, are sounded together, are sounded together, the phenomena of beat occur. The phenomena of beat occur. The phenomena of beat occur. अच्छा, तो इसमें होता क्या है बेटा, उस बात को अगर समझा जाए, इन दिस केस, इन दिस केस, इन दिस केस क्या होता है? द साउंड ऑफ एवरेज फ्रीक्वेंसी इज हर्ड. साउंड ऑफ एवरेज फ्रीक्वेंसी, एवरेज फ्रीक्वेंसी मतलब f1 प्लस f2 बाई 2, इसको हम लोग अभी मैथमेटिकली भी करेंगे. इज हर्ड, is heard, and its amplitude, and its amplitude, and its amplitude varies periodically. Its amplitude varies periodically at a frequency of, at a frequency of कौन सा, f1 माइनस f2, f1 माइनस f2. देखो बेटा क्या क्या चीजें हैं, है ना, उसको हम लोग समझते हैं. जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, जो फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, वो कौन कौन सी है? तो मिनिमम से मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो हो रहा है, मतलब यहां मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था, मैक्सिमम से मिनिमम एम्पलीट्यूड जो हो रहा है वो जितने टाइम में रहा है, मतलब मैक्सिमम से मिनिमम एम्पलीट्यूड जिस टाइम पे हुआ है, उस टाइम को ही हम लोग बोलते हैं बीट फ्रीक्वेंसी. ठीक है, और जो ये मैक्सिमम से मिनिमम हुआ है, ये कितने टाइम में हुआ? ये f1 माइनस f2 का मॉड से हुआ. ये जो फ्रीक्वेंसी है जिसपे 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 मतलब पूरा साउंड जहां से मैक्सिमा टू मिनिमा जा रहा है, वो जो एवरेज फ्रीक्वेंसी है वो है हमारे पास f1 प्लस f2 बाई 2. तो एवरेज फ्रीक्वेंसी, देखो जो हम लोग बात लिखे उसी चीज को यहाँ पे ग्राफ में भी लिखे हैं कि इन दिस केस साउंड ऑफ एवरेज फ्रीक्वेंसी इज हर्ड. ये फ्रीक्वेंसी का साउंड हो, देख सुनाई पड़ता है अपने को, और जो साउंड का एम्पलीट्यूड है वो वैरी करता है किसमें? f1 माइनस f2 के मॉड से. ठीक है, ये दो अलग अलग चीजें हैं. अगर इसके बाद थोड़ा सा और हम लोग इसको लिखें, थोड़ा सा और ट्राई करें लिखने का, सो लिख सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट इज द पीरियोडिक वेरिएशन, द पीरियोडिक, या एक सेकंड, द फेनोमेना ऑफ, ज्यादा बेहतर लैंग्वेज है, द फेनोमेना ऑफ repeated, the phenomena of repeated variation of, repeated variation in loudness of sound, in loudness of sound, loudness of sound is known as beat, and beat frequency is equal to, अभी जो हम लोग पढ़े थे, f1 माइनस f2 का मॉड. ठीक है, लेट अस अज्यूम कि हमारे पास मैथमेटिकली अगर उसी बात को देखें तो मान लो कोई जो पहला वेव था उसका एम्पलीट्यूड कुछ a है, और उसके लिए देखा जाए तो साइन ओमेगा 1t है.
यानी उसको ओमेगा को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई इंटू F1 इंटू टी लिख सकते हैं। ये पहले के लिए। मान लो दूसरा वेव है हमारे पास y इज इक्वल टू ए साइन, हम लोग ने एम्पलीट्यूड सेम लिया, डिफरेंस भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं है, 2 पाई F2 इंटू टी। ठीक है। अब अगर इनका सुपर पोजिशन ऑफ वेव किया जाए, मतलब y1 प्लस y2 किया जाए, सुपर पोजिशन ऑफ वेव। तो सुपर पोजिशन ऑफ वेव अगर हम लोग कर दें, सुपर पोजिशन ऑफ वेव करें, तो y इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड बाहर आ जाएगा, यहां पे क्या आया, साइन ऑफ 2 पाई F1 इंटू टी प्लस साइन ऑफ 2 पाई F2 इंटू टी। अब देखो बेटा, इसको हम लोग एक फॉर्मूले से बता सकते हैं जो हम लोग बेसिक मैथ्स में पढ़ते हैं, साइन सी प्लस साइन डी। इसका फॉर्म क्या होता है? इसका फॉर्म होता है 2 टाइम्स ऑफ साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये हम लोग पढ़ चुके बेसिक मैथ्स में की। अच्छा, अब इसी चीज को यहां पर रखें तो हमारे पास जो एम्पलीट्यूड आएगा उसको देखो, 2 इंटू ए कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2 कर दो, तो 2 पाई कॉमन निकल जाएगा, है ना। तो कॉस ऑफ 2 पाई बाहर निकला, 2 पाई बाहर निकला, कितना आया, F1 माइनस F2 बाई 2 आया। ठीक है, कॉस 2 पाई है ये, इंटू साइन कितना आया, 2 पाई को बाहर निकालने के बाद, 2 पाई को F1 प्लस F2 बाई 2 इंटू टी। अब इसको देखो बेटा, ये क्या कहलाएगा, ये पूरा जो है हमारे पास ये है एम्पलीट्यूड। तो y इज इक्वल टू रिजल्टेंट r, इसको आप लिख सकते हैं, और ये आया क्या, साइन ऑफ 2 पाई F1 प्लस F2 बाई 2 इंटू टी। ठीक है, याद करो बेटा, हम लोग क्या बात किए थे कि ये किस फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा या ये किस फ्रीक्वेंसी से चलेगा। तो हम लोग बात किए थे ये चलेगा किस फ्रीक्वेंसी से, F1 प्लस F2 बाई 2 होगा साउंड का फ्रीक्वेंसी, और इसका एम्पलीट्यूड जो होगा वो वेरी करेगा। तो अगर एम्पलीट्यूड देखे किस हिसाब से वेरी करेगा, तो हम लोग बोल सकते हैं जो एम्पलीट्यूड है वो डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसी पे, और ये जो फ्रीक्वेंसी कहलाएगा हमारे पास वही होगा बीट फ्रीक्वेंसी, F1 माइनस F2 का मॉड। तो बीट फ्रीक्वेंसी कभी भी अपने को निकालना हो तो बीट फ्रीक्वेंसी हम लोग क्या लिखेंगे, F1 माइनस F2। ठीक है, का मॉड। कई बार बेटा यहां पे हम लोगों से एक और पॉइंट पूछ लिया जाता है कि बताइए बीट पीरियड कितना होगा, बीट पीरियड। तो अब देखो, बीट पीरियड पूछा जाए अगर हमसे तो हम लोग क्या बोलेंगे, बीट का फ्रीक्वेंसी का अपोजिट, है ना, 1 बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ बीट, यानी हम लोग 1 बाई मॉड ऑफ F1 माइनस F2 बोल सकते हैं। ठीक है, कई बार यहां तक समझ में आया अपने को। इसका जवाब एक कंसेप्ट में है, उस कंसेप्ट को मैं पहले लिख रहा हूं। कंसेप्ट ये है कि याद करो, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मास के। टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास, कैसे, 30 मार्क का, है ना, मास के प्रोपोर्शनल है। अगर फ्रीक्वेंसी लिखे तो ये 1 बाई F, यानी फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। इसका मतलब क्या होता है, 4 स्टेटमेंट लिखे होते हैं या 3 स्टेटमेंट लिखे होते हैं। पहला स्टेटमेंट लिखा होता है व्हेन लोडेड विथ वैक्स, विथ वैक्स। वैक्स मतलब क्या, मास बढ़ाया, है ना। तो जैसे ही आप मास को इंक्रीज कर देंगे, इसका मतलब क्या हुआ, मास इंक्रीज हुआ, मास इंक्रीज हुआ तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुआ। दूसरा लिखा होता है, दूसरा लिखा होता है some metals are applied on the fork, है ना। अगर या फिर थिकनिंग ऑफ द लिखा होगा, थिकनिंग ऑफ द फॉर्क।
ऑफ फॉल। इसका मतलब क्या होता है, मास इंक्रीज हुआ यानी फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हुआ। कई बार थिनिंग लिखा होगा या लिखा होगा some material are removed from fall। मतलब क्या है, जो हमारा ट्यूनिंग फॉर्क है अगर आप उसे घसते हैं रगड़ते हैं तो उसका मटेरियल कुछ झड़ जाएगा। इसका मतलब क्या है, मास डिक्रीज हुआ है, मास डिक्रीज हुआ है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुआ। ठीक है, सिंपल सी बात। क्या बात याद रखना है अपने को, कि मास इंक्रीज तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज, मास डिक्रीज तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। ये बात अपने को दिमाग में रखना है। देखो, अब इस सवाल को बनाते हैं हम लोग और समझते हैं। इस सवाल को ध्यान से देखना क्योंकि बहुत कॉमन सवाल है, बहुत बार बच्चे यहाँ पे गलत करते हैं, तो इस बात को थोड़ा ध्यान से देखना। ठीक है, आइए मान लो हम लोग पहले क्या करें, इस सवाल के लिए ट्यूनिंग फॉर्क बना ही लेते हैं। तो फ्रॉक ट्यूनिंग फॉर्क एक बनाया और ट्यूनिंग फॉर्क दूसरा बना दिया, ए बी। तो इसका फ्रीक्वेंसी मान लो f1 लिया, इसका फ्रीक्वेंसी f2 लिया। तो इसने सबसे पहले क्या बोला है, बीट आया है 3 सेकेंड। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ f1 माइनस f2 किसके बराबर है, 3 बीट पर सेकेंड, when sounded together with a frequency 364। यानी b की फ्रीक्वेंसी दे दी गई है 364। तो अब क्या हो सकता है, f1 का वैल्यू कितना हो सकता है, देखो। तो f1 का जो वैल्यू पॉसिबल हो सकता है वो कितना हो सकता है, 364 प्लस 3 के बराबर या फिर 364 माइनस 3 के बराबर। प्लस या माइनस हो सकता है ना, क्योंकि हम लोग मॉड आएंगे तो ये प्लस माइनस हो सकता है। यानी इसकी वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है, 364 एंड 361। अब यहां से कई सारे सवाल बनते हैं, मतलब 4 सवाल तो मैं आपको एक सवाल से 4 बनाकर अभी दिखाऊंगा कि कैसे कैसे बनेगा। पहले तो इस सवाल पे आते हैं। बोल रहा है क्या, when first fork is loaded with wax, है ना। तो अगर पहला जो फोक है हमारे पास वो वैक्स से लोड कर दिया जाए, तो वैक्स से लोड होने के बाद क्या होगा, जैसे ही वैक्स से लोड हो जाएगा तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, ये जो हमारा ट्यूनिंग फॉर्क बनेगा इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बेटा, इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम हो जाएगी। यानी कि अगर पहला केस रहा तो 3 इससे थोड़ा सा कम, तो 363 लिख दिया, 360 लिख दिया, है ना, थोड़ा कम लिख दिया, क्योंकि अपने को पता है फ्रीक्वेंसी तो वैक्स डालने के बाद कम हो जाएगी। क्या बोल रहा, बीट 2 पर सेकेंड हो जाता, और इसका तो फिक्स था 364 था। यानी कि बीट क्या होना चाहिए हमारे पास, बीट क्या होना चाहिए, बीट क्या होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं बीट के लिए लिखो, बीट कम हो जाना चाहिए, बीट कम हो जाना। अरे एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा 364 प्लस 3 करेंगे तो 367 होगा ना यार, 367 हो जाएगा ना ये, हाँ ये 367 हो जाएगा। तो मान लो 2 कम कर देते हैं या फिर 1 कम कर देते हैं, तो ये 366 हो गया और ये 360 ही। ठीक है, तो अपने से क्या बोला है, 2 बीट पर सेकेंड हो रहा है, 2 बीट पर सेकेंड हो रहा है ना, 2 बीट पर सेकेंड। तो क्या होगा बेटा, इन दोनों का आप डिफरेंस लें तो कितना आ रहा, इन दोनों का आप डिफरेंस ले तो बीट कितना आ रहा, इन दोनों का आप देखें तो बीट कितना आ रहा, बीट आ रहा है यहाँ पर 2। इन दोनों का आप देखें तो बीट आ रहा है कितना, 4। यानी कि अगर मेरे से बोलता कि वैक्स को लोड करने के बाद बीट इंक्रीज हो जा रहा है, तो मेरा आंसर क्या होता, f1 की वैल्यू क्या होती, 361 होता। लेकिन आपसे क्या बोला, जैसे ही आपने बीट को डिक्रीज कर दिया है वैक्स लोड होने के बाद, तो डिक्रीज कब हुआ, जब इसका फ्रीक्वेंसी कितना था, 367 के बराबर था। तो फ्रीक्वेंसी 1 के बराबर कितने के बराबर हो जाएगा, 367 के बराबर। ये हो गया हमारा आंसर। तो ये तो 2 पार्ट हुए, मतलब क्या, वैक्स को लोड करने के बाद क्या हो सकता है, वो क्या हो सकता है, आइदर बीट इंक्रीज पूछ सकता है या तो बीट डिक्रीज पूछ सकता है। तो दोनों केस को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। फिर से सुनो कैसे कंपेयर करा, इन दोनों के बीच को देखा, इन दोनों के बीच को देखा, तो इन दोनों का बीट जो आ रहा है कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो अगर बीट डिक्रीज हुआ है तो ये था हमारा आंसर। ये किसके लिए था, इसके लिए था। फिर अगर बोलता बीट इंक्रीज हो रहा है तो आप किसको कंपेयर करते हैं, इन दोनों को कंपेयर करते तो बीट इंक्रीज हो रहा, मतलब ये जिसका था
वो हो जाता है ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। अब दूसरा पार्ट बताऊंगा क्या होगा, कि अगर आप उसको थिनिंग करते, मटेरियल को रिमूव कर देते, तो क्या होता। फिर से दो केस होंगे, यानी एक सवाल के चार टाइप हो सकते हैं, है ना। समझ में आया। इसी सवाल को अगर थोड़ा सा और एडिट किया जाए, है ना, थोड़ा सा एडिट किया जाए इस सवाल को, तो लोडेड विद वैक्स था ना, है ना। तो हम लोग क्या लिखते हैं, व्हेन फर्स्ट फॉर्क इज रिड्यूस्ड सम मास और सम मास आर रिमूव्ड फ्रॉम द फर्स्ट फॉर्क, लिख देते हैं। When some mass is removed from first fork, तो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, सेकंड फॉर्क के लिए बीट वगैरह हटा दिए हैं हम लोग, आप खुद ही चेक करते हैं क्योंकि सवाल पूरी तरह से चेंज हो गया है। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग क्या क्या पॉसिबल है। वही सारी घटनाएं हम लोग वापस से लिखेंगे। सबसे पहला 364 गिवन है हमारे पास, बीट दिया हुआ था पहले, तो इसके पॉसिबल फ्रीक्वेंसी क्या क्या हो सकते थे। हो सकता था 367 एंड 360। अब क्या हुआ, अब आपने मास को रिमूव किया है, तो मास को अगर डिक्रीज किया है तो ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगा, और ये तो एज इट इज रह गया, है ना। तो इंक्रीज हो गया, मान लो इसको मैंने 360, ये 361 था ना, सॉरी, ये 368 हो गया, और मान लिया ये 362 हो गया, है ना, एक एक इंक्रीज कर दिया, ये 364 ही था। तो अब क्या पॉसिबिलिटीज है, अब क्या पॉसिबिलिटीज है, फिर से वो देखो। तो अभी इस केस में अगर आप देखो, तो इस केस में क्या हुआ, इन दोनों के बीच में अगर आप बीट देखो, तो बीट कितना हुआ, इंक्रीज हो गया, 4 हो गया। बट अगर आप इन दोनों में देखो बेटा, इन दोनों में देखो, तो बीट क्या हो गया है, अभी इन दोनों के लिए देखा जाए तो बीट की वैल्यू 2 हो गई है। तो अगर बोला जाए कि बीट डिक्रीज हुआ है, तो कौन होता, सेकंड होता। अगर बोला जाए कि बीट इंक्रीज हुआ है, तो कौन होता, 367 होता। ठीक है, ये दो और केस है इसके, समझ में आया टोटल। ये सवाल बोल रहा है, ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ अननोन फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूसेस 4 बीट पर सेकेंड व्हेन साउंडेड टुगेदर विथ अनदर ट्यूनिंग फॉर्क। तो एक ले लिया, एक दूसरा ले लिया, इसकी वैल्यू 254 है, और बीट अगर मान लो ये F1 है, ये F2 है, तो दोनों के बीच का बीट आ गया है हमारे पास F1 माइनस F2। इस केस में, पहले केस में बीट की वैल्यू बोली गई है 4, तो क्या हो सकता है इसका फ्रीक्वेंसी, इसका फ्रीक्वेंसी पॉसिबल है 258 और दूसरा पॉसिबल है 250। ठीक है, तो यहां से आइदर 1 या 3 ऑप्शन होगा। इट गिव्स द सेम नंबर ऑफ बीट पर सेकेंड व्हेन अननोन फ्रीक्वेंसी इज लोडेड विथ वैक्स। क्या बोल रहा है कि जब आप वैक्स को लोड कर देते हैं, मतलब इसका मास को आप यहाँ पर डाल देते हैं, तो बीट सेम रहता है, बीट सेम रहता है ना। तो मास को लोड करने से क्या होगा कि पहले वाला का फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा, इसका भी डिक्रीज होगा। तो अगर मान लो इसको 4 से मैं डिक्रीज कर देता हूँ, या इसको डिक्रीज करके पहले वाले को डिक्रीज करके लिख देता हूँ 250, है ना, मतलब 8 से डिक्रीज कर दिया है। इसको डिक्रीज कर देते हैं 8 से, यानी 242 लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये है 254। अभी देखो इन दोनों के बीच का बीट 4 ही रह गया है ना, बट इन दोनों का बीट जो है वो इंक्रीज ज्यादा कर गया, मतलब 12 आसपास बन गया ये। तो हमारे लिए कौन सा आंसर होगा, 258 ही होगा। हमारे लिए जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, 258 होगा। क्यों सर, वापस से देखो, तीसरी बार बता रहा हूँ, 254 कम हुआ था, कौन सा कम हुआ था, 258 को जब आपने कम किया था तो 250। तो सर आपने इतना लंबा कम क्यों कर लिया, क्योंकि मुझे दिखा कि बीट 4 ही है, तो 4 बीट होने के लिए अगर ये 254 है, तो डिफरेंस हमारे पास 4 का ही होना चाहिए, तो मैंने इसके लिए इसको 250 से कम कर दिया, और जितना इसको कम किया उतना ही इसको भी कम करना पड़ा आपने। देखिए बेटा, इस सवाल को देखो क्या बोल रहा है इसमें, इस सवाल को देखो क्या बोल रहा है, 10 ट्यूनिंग फॉर्क है अरेंज्ड सच दैट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी सच दैट दोनों के बीच का फ्रीक्वेंसी जो है वो 4 बीट हमेशा प्रोड्यूस हो। तो 10 को अगर मैं इनक्लोज कर दूं, तो 1 2 3 4 5 6, लास्ट में 10। ठीक है,
यानी अगर ये F1 है और ये F10 है, तो इस दोनों के बीच में फ्रीक्वेंसी कौन कौन सा होगा? F10 का अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालना चाहूं तो क्या होगा? वो होगा F1 प्लस इन दोनों के बीच का फ्रीक्वेंसी डिफरेंस कितना था? 4। इन दोनों का कितना? 4। इन दोनों का 4। इन दोनों का 4। इन दोनों का 4। 4 4 4 मतलब कितने? मतलब कितने टोटल? अगर देखा जाए, टोटल अगर देखा जाए तो कितना होगा? ये हो जाएगा हमारे पास, देखा जाए कितना होगा, बताओ कितना हो जाएगा? 4 इंटू 9 के बराबर। ठीक है, अब क्या बोला है? जो सेकंड पार्ट बोला है कि फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज डबल दैट ऑफ लोएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी लोएस्ट का डबल है, तो इसको लिख देते हैं हम लोग। 2 टाइम्स F1 इज इक्वल टू F1 प्लस 36, क्योंकि यहाँ पर लिखा है जो F10 है वो 2 टाइम्स ऑफ लोएस्ट है। यानी यहाँ से F1 कितना आया? F1 आया 36, देयरफॉर F10 कितना आया? 2 टाइम्स इसका, यानी 72। फोर्थ ऑप्शन। पहली बात, यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी को निकालो, तो ये क्या होता है हमारे पास, और फ्रीक्वेंसी को कैसे निकाल सकते हैं? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू हमारे पास होता है, या याद करो सब कुछ, 1/2 पाई। उससे भी पहले याद कराता हूँ, टाइम पीरियड इज इक्वल टू होता था 2 पाई/ओमेगा। इसको आप लिखे तो 1/फ्रीक्वेंसी, यानी ओमेगा इज इक्वल टू आपने लिखा था 2 पाई इंटू एफ के बराबर। ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 500। 500 पाई, यानी फ्रीक्वेंसी 1 कितना आया? 250। फ्रीक्वेंसी 2 कितना आया? वो आया 253 के बराबर। तो बीट कितना आया? 3। 3 बीट वाले कौन से थे? आइदर 1 या फिर 2 ऑप्शन। अब बात आती है इंटेंसिटी रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी क्या होता था? याद करो, मैक्सिमम इंटेंसिटी की जब हम लोग बात करते थे क्या होता था? वो है, अगर मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात करें तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम का होल स्क्वायर अपॉन एम्पलीट्यूड मिनिमम का होल स्क्वायर के बराबर आया था। इसको हम लोग क्या लिखे थे? A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर के बराबर लिखे थे। इसको लिखे थे A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर के बराबर लिखे थे। तो इंटेंसिटी मैक्सिमा अपॉन इंटेंसिटी मिनिमा की बात करें अगर, तो क्या था? इंटेंसिटी मैक्सिमा अपॉन इंटेंसिटी मिनिमा की बात की जाए तो A1 प्लस A2 कर दो, है ना? A1 प्लस A2 यानी 4 प्लस 2 6 का होल स्क्वायर, तो 6 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। तो 6 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36। 2 का होल स्क्वायर 4, यानी इंटेंसिटी का रेशियो आया 9। ठीक है, इस सवाल में अपने पास जो बोल रहा है कि ट्यूनिंग फॉर्क जो है वो वाइब्रेट कर रहा सोनोमीटर से, हैविंग अ वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर प्रोड्यूस्ड, वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर। तो वायर के साथ ट्यूनिंग फॉर्क है, इस बात को दिमाग में रखना कि ट्यूनिंग फॉर्क यहाँ पर है और इधर सोनोमीटर वायर हमारा लगाया हुआ है। ठीक है, तो सोनोमीटर वायर के लिए जो हम लोग फ्रीक्वेंसी जानते थे वो कितना होता था? फ्रीक्वेंसी V/12 के बराबर होता था। यानी फ्रीक्वेंसी एंड लेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम लोग लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होगा, है ना? जैसे मास को इंक्रीज कर रहे तो फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रहा था। अच्छा, तो चलो इसी बात पे हम लोग चीजों को आगे बढ़ाते हैं। बोल रहा पहले था 5 बीट पर सेकंड, बट जैसे ही आपने बीट का फ्रीक्वेंसी अनचेंज है, अगर आपने लेंथ को इंक्रीज किया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि सपोज पहले अगर ये ज्यादा था, अपने को पता है कि इसका फ्रीक्वेंसी को डिक्रीज होना है। इसका फ्रीक्वेंसी को F2 अगर मैं ले लेता हूं तो ये डिक्रीज होना है ना? पहले से डिक्रीज होना, ये F है। इसका मतलब क्या है कि पहले जो F2 होगा वो ज्यादा था और ये कम था। ठीक है, यानी पहले जो F2 माइनस F था, ये F किसका? ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी। तो वो कितना दे रहा था? 5 बीट पर सेकंड दे रहा था अपने को। नेक्स्ट केस में क्या हुआ? जब आपने फ्रीक्वेंसी को टाइट कर दिया, या जब आपने जो हमारा ये था स्ट्रिंग था उसको टाइट किया है, तो फ्रीक्वेंसी सेम रह गया। तो क्या हुआ होगा? जो ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा हुआ होगा, ये F2 डैश कम हो गया होगा, है ना? ये भी 5 ही है, ये भी 5 ही है। तो आपको बोला ट्यूनिंग ऑफ द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क कितना होगा? यानी दोनों को हम लोग बराबर करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, अपना आंसर आ जाएगा।
चलो सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो पहला इक्वेशन लिखते हैं। यहाँ पे स्पेस की थोड़ी सी कमी हो रही है, इसको थोड़ा देखा जाए। हाँ, तो पहला इक्वेशन हम लोग लिखते हैं। मान लो ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी पहला लिख लेते हैं हम लोग। तो पहला था F2 माइनस एफ। एफ है ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी, ये दिया है 5 के बराबर। ठीक है, तो F2 हमारे पास कितना होगा, वेलोसिटी अपॉन कितना हो जाएगा ये 2L, है ना। 2L यानी 2 इंटू 0.2 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दिया, F इज इक्वल टू 5। अच्छा, दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए हमें, दो अननोन है तो दो इक्वेशन चाहिए। दूसरा क्या हुआ कि जब आपने स्ट्रिंग को टाइट किया है तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ द वेव तो वही है, बट ये 2 इंटू 0.21 हो गया है, इज इक्वल टू 5। तो ये रहा इक्वेशन 1, ये रहा इक्वेशन 2। दोनों को आप सिंप्लीफाई करें, अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ, 1 प्लस 2 कर देता हूँ, अगर मैं 1 प्लस 2 कर देता हूँ तो कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी चला जाएगा हमारे पास, तब आ जाएगा v दोनों को ऐड कर दिया है, 1/0.4 माइनस 1/0.42 इज इक्वल टू, दोनों को ऐड किया है तो ये 10 आ जाएगा। तो यहां से वेलोसिटी की वैल्यू आप निकालें, देखिए कितना आता है, वेलोसिटी निकाल कर बताएं कितना आता है। इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 0.84 आसपास। जब आप सिंप्लीफाई करते हैं इसे तो वेलोसिटी आएगा हमारे पास, वेलोसिटी की वैल्यू आएगी 84 मीटर पर सेकेंड। तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगा 84 मीटर पर सेकेंड। तो आप कोई भी इक्वेशन लिख लें, आप कोई भी इक्वेशन लिखें, सपोज हमारे पास यही लिखते हैं f माइनस वी की वैल्यू आ जाएगी 84 डिवाइडेड बाई ये है 0.41 इज इक्वल टू 0.42 इज इक्वल टू 5। यहाँ से जब आप सिंप्लीफाई करें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क 205 हर्ट्ज के बराबर आ जाता है। ठीक, ये हो जाएगा इसका आंसर। यानी फिर से बता रहा हूं पूरा का पूरा सवाल सुनो। सबसे पहले क्या हुआ, आपने मान लिया कि दोनों फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस बीट के बराबर होगा। अब क्या बोल रहा है, आप फ्रीक्वेंसी को कम भी हो रहा है, इस बात को समझो, फ्रीक्वेंसी कम हो रहा तब भी बीट जा सेम ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले जो फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर था वो ज्यादा था, माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क तो कांस्टेंट ही है, 5 है। तो हम लोगों ने पहला इक्वेशन लिख लिया। दूसरा क्या हुआ, जब फ्रीक्वेंसी को कम हुआ तब भी बीट सेम है, यानी उस टाइम पे जो सोनोमीटर का फ्रीक्वेंसी था वो कम हुआ है, बट जो हमारा ट्यूनिंग फॉर्क है उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। दोनों को डिफरेंस ले लिया। अब इनको सिंप्लीफाई करके अब देखो, आप चाहो तो दोनों को v से एलिमिनेट करके भी निकाल सकते हैं। आप चाहो तो v को एलिमिनेट कर दीजिए, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें, v एलिमिनेट कर दीजिए, वहां से भी आ जाएगा। तो हम लोगों ने पहले क्या कर लिया, वेलोसिटी कैलकुलेट कर लिया, क्योंकि मुझे वेलोसिटी भी बताना था। तो वेलोसिटी आ गया दोनों को कैलकुलेट करने पे 84। जब आप किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो वहां से फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क आ जाएगा 205 के बराबर। इस सवाल में अपने से बोल रहा, अ ट्यूनिंग फॉर्क एंड एयर कॉलम हुज टेम्परेचर आर 51 डिग्री सी। तो पहले देखो क्या क्या दिया हुआ है, कलर चेंज कर लिया जाए। ट्यूनिंग फॉर्क है और यहाँ पर एयर कॉलम है, ठीक है। इसका F1 ले लिया, इसका F2 ले लिया। बोल रहा है टेम्परेचर कितना था, 51 डिग्री सी पे दोनों ने बीट प्रोड्यूस करा 4, हम लोग। अच्छा, ठीक है, व्हेन एयर कॉलम दोनों साउंडेड टुगेदर, चलो बहुत बढ़िया। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ एयर कॉलम डिक्रीजेस, मतलब ये F1 सेम रह गया, इसका टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया गया। when the temperature of air column decreases, number of beat per second decreases। हाँ सही बात है, when the temperature becomes 16 degree, then only one beat per second is produced, then frequency of the tuning fork। अच्छा, ठीक है। अपने को पता है क्या, अपने को पता है क्या, इन दोनों, अब सारी कहानी वैसे ही रहेगी। F2 को अगर आप लिखें बेटा तो F2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिख सकते हैं हम लोग, अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर। यानी ये कितना लिख सकते हैं, 273 प्लस 51, और F2 डैश इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 273 प्लस ये 51 है प्लस 16, ठीक है।
तो अब हम लोग चाहें तो क्या लिख सकते हैं, दोनों केस के लिए लिखना जाए अगर, तो F1 क्या हो सकता है। देखो बेटा हमारे पास पता है क्या, अगर F1 को लिखना चाहे तो आप ये लिख सकते हैं F1 को F2 प्लस, हाँ 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 ठीक है ना, F2 प्लस, दूसरा तरीका बताता हूँ, नहीं तो एक बेस से भी तरीका सेम लिख सकते हैं। और यहां पर भी लिखना चाहे तो F1 F, नहीं 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 एक सेकंड, थोड़ा सा गलत हुआ है। व्हाइट कलर ले लेते हैं, ठीक है। अगर हम लोग लिखना चाहें तो इसका फ्रीक्वेंसी को F1 प्लस 4 को हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ, इस दोनों को ऐड कर दें, इस दोनों को ऐड कर दें तो कितना, ये 324 आ रहा है, तो इसको लिख सकते हैं 324। और यहाँ पर लिख सकते हैं F1 प्लस 1, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो बीट है वो 1 आ रहा है, अंडर रूट ऑफ इसको लिख सकते हैं 289। अब दोनों को आप चाहें तो डिवाइड कर ले, अपना आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये है, प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 324 अपॉन 289। तो एक तरीके से यहां से आप F1 जब निकालोगे तो ये 50 के बराबर आ जाएगा। ये तो पहला एक तरीका है। दूसरा, याद करो जब हम लोग सबसे पहला किए थे, दो ट्यूनिंग फॉर्क बनाए थे, है ना, F1 माइनस F2, तो वहां पर फ्रीक्वेंसी दिया था, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एक को कांस्टेंट रखकर दूसरा दिया हुआ, ठीक है। बट दूसरा जो दिया हुआ है उसको हम लोग थोड़ा सा ठीक तरीके से सिंप्लीफाई करें तो फिर निकल सकता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कैसे प्रोपोर्शनल था, याद करो, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था वेलोसिटी के, और वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था अंडर रूट गामा आर टी बाई एम के, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था अंडर रूट टी। बट टी किस में रखेंगे हम लोग, कैल्विन में रखेंगे।